फोकस में? ओके. सो अभी हम ना एक सीरीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो ऐसा था कि ए टूट के बी बन रहा है, बट एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत ही कम ऐसा सिचुएशंस होता है कि एक ही डिसइंटीग्रेशन होता है. एक बार में स्टेबल प्रोडक्ट हमको मिलता नहीं है. ए टू बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, फिर फाइनली एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमने ऐसे केस लिया जहाँ पर A1 डिसइंटीग्रेट होके A2 बनता है और A2 फर्दर डिसइंटीग्रेट होके A3 बनता है. A3 इज द स्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है ना. 2 स्टेप प्रोसेस है. इज दैट क्लियर? 2 स्टेप प्रोसेस है. इन दिस केस लेट अस सेट टाइम t इक्वल टू 0. A1 के पास कितने सारे न्यूक्लियाई थे? n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है ना. इसके पास कितना होगा? 0. इसके पास कितना होगा? 0. डू यू एग्री विद दिस? ओके फाइन. t टाइम के बाद अभी ऑब्वियसली A1 जो है वो क्या करेगा? वो डिसइंटीग्रेट करेगा, टूटेगा, उसका वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. लेट अस से t टाइम के बाद इसके पास कितना है? n1. इसको हम क्या लिख सकते हैं? n नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t. ऐसे लिख सकते हैं. इसका n2 है, लेट अस से इसका n3 है. इज दैट क्लियर? एट द टाइम t टाइम के बाद दिस इज द सिचुएशन. ठीक है ना. ओके. अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी what is the rate of decay of A1? What is the rate of decay of A1? dN1 by dt, which is equal to अगर मैं साइन को इग्नोर करूं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू n1. कल ही तो पढ़ाया था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल. और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो लैम्डा आ जाता है. तो dn बाई dt इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा 1 इंटू n1. मैं माइनस साइन यहाँ पर लिखा नहीं. बात समझ में आया? तो A1 का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक सेकेंड में लैम्डा 1 इंटू n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो जाए. इज दैट क्लियर? पक्का? नाउ कैन यू टेल मी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2? एग्जैक्टली. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि A2 का फॉर्म होने का रेट क्या है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि A2 बनता है तो किससे बनता है? A1 से बनता है. A1 जब टूटेगा तो A2 बनेगा. तो एक सेकंड में A1 जितना टूटा उसी एक सेकंड में उतना ही A2 बना होगा. बात समझ में आया? तो एक सेकंड में इन दिस केस A1 कितना टूटा? लैम्डा 1 इंटू n1. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो उसी सेकंड में A2 कितना बना होगा? लैम्डा 1 इंटू A1, बिकॉज रेट ऑफ डिके ऑफ A1 इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2, बिकॉज A1 से ही A2 बनता है. डू यू एग्री विद दिस? ओके. So what about the rate of decay of A2? Because A2 भी तो अनस्टेबल है, वो भी डिसइंटीग्रेट करेगा. तो हम क्या लिख देंगे इन दिस केस? बोलो रे. लैम्डा 2 इंटू n2. इज दैट क्लियर? तो बात को समझो. फोकस ऑन A2. A2 को ध्यान से देखो. A2 वाले सैंपल के साथ दो चीजें हो रहा है. एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से टूट रहा है. यू अंडरस्टैंड दिस? A1 टूट के A2 बना रहा है एंड A2 टूट के A3 बन रहा है. तो अगर मैं A2 वाले सैंपल को देखूं, एलिमेंट A2 वाले सैंपल को देखूं, तो दो चीजें हो रहा है, बन भी रहा है और टूट भी रहा है. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी खुद सोच के देखो. इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 विल बी मच हायर एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिके ऑफ A2. मैंने कहा इनिशियली एट द बिगिनिंग रेट डिपेंड करता है सैंपल में कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई है. तो बिगिनिंग में A1 बहुत सारा था तो बहुत ज़्यादा A1 टूट रहा था, तो बहुत ज़्यादा A2 बन रहा था. लेकिन उस वक्त A2 तो कम था ना. A2 का बनने का रेट ज़्यादा था लेकिन अमाउंट ऑफ A2 तो कम था. उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगा? कम. लेकिन व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम पासेस? कम ऑन. आफ्टर सम टाइम पासेस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A1 का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो टूट के डिक्रीज हो गया.
A1 का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर डिक्रीज हो जाएगा तो A1 का टूटने का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब A2 का बनने का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक A2 का क्वांटिटी बढ़ चुका होगा, तो A2 का डिके होने का रेट, टूटने का रेट, A2 टूट के जो A3 बनता है वो बढ़ना चालू करेगा। चलो लेट्स थिंक अबाउट A2 नाउ, ठीक है ना। दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2, दिस इज रेट ऑफ डिके ऑफ A2। इनिशियली ऐसा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इज मोर देन रेट ऑफ डिके ऑफ A2। सो व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी ऑफ A2 ऑन द इन द सैंपल? बोलो, A2 का क्वांटिटी क्या करेगा टाइम के साथ? बढ़ेगा। फॉर्मेशन का रेट बढ़ा है, घटने का रेट, डिके होने का रेट कम है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये नीचे आना चालू करता है और ये ऊपर आना चालू करता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 starts decreasing and the rate of decay of A2 starts increasing. And what will happen after a fixed amount of time? They will become equal, right? अच्छा, अब ये सोच के बताओ कि अभी बनने का रेट और डिके होने का रेट अगर इक्वल हो जाएगा तो सैंपल के क्वांटिटी में क्या इफेक्ट गिरेगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिके A2 के बारे में बात कर रहे हैं। A2 एक सेकंड में जितना बनता है उसी एक सेकंड में उतना ही अगर डिके कर जाए तो A2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा या नहीं? नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ नहीं, क्यों? पॉज कर। और मैं दिखाई नहीं देता ना, बोर्ड दिखाई नहीं दिखाई दिया? हे भगवान, ये तो लोगों को समझ में नहीं आया। फिर से और एक बार। तो इनिशियली क्या था, देखो इनिशियली A1 का क्वांटिटी ज़्यादा था, राइट? उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा था, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन A2 भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और A2 का क्वांटिटी कम था तो A2 का टूटने का रेट भी क्या होगा? कम होगा। तो रेट ऑफ डिके ऑफ A2 इज लेस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इज मोर, एंड एज टाइम पासेस व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी ऑफ A2? इट विल इंक्रीज, है ना। तो A2 का क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाएगा, मैंने कल क्या बताया था, जितना ज़्यादा सीड्स होगा उतना ज़्यादा पॉपकॉर्न फूटेगा। तो A2 का क्वांटिटी अगर इंक्रीज होना चालू करेगा तो A2 का टूटने का रेट, डिके होने का रेट, डिसइंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रेट बढ़ना चालू करेगा, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 घटना चालू करेगा। बात समझ में? ये घटना क्यों चालू करता है? बिकॉज A2 को बनाने वाला कौन है? A1 खुद घट जा रहा है तो वो बनाएगा भी कम। एक वक्त के बाद दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका मतलब क्या है? उस एक सेकंड में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ A2। मतलब इस चीज़ को कैसे परसीव करोगे? मतलब एक सेकंड में अगर 10 A2 बनता है, 10 A2 बनता है, तो उसी एक सेकंड में 10 A2 डिके भी हो जाता है। दैट मीन्स A2 का जो कंसेंट्रेशन है, A2 का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में वो चेंज नहीं हो। और इस सिचुएशन को हम बुलाते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। क्या बुलाते हैं इसको? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, जब A2 का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो। समझ में आया? सो इन दिस केस व्हेन रेट ऑफ A2 is equal to which means A2 is said to be in रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? समझ में आया? पक्का? ये तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, है ना? अच्छा, ये समझ में आ गया। अभी हम और एक नया चीज़ डिस्कस करेंगे इसी के साथ ही रिलेटेड, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ N2। मैं अभी रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अभी एक जनरल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? व्हाट इज रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ N2? एक्यूमुलेशन क्यों बोला? बिकॉज N2 का कितना क्वांटिटी होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि कितना बन रहा है और कितना डिके हो रहा है, राइट? एट ए टाइम t कितना बन रहा था? λ1 × N1। उसी मोमेंट ऑफ टाइम में, उसी सेकंड में A2 का कितना क्वांटिटी डिके हो चुका है? λ2 × N2। तो बचा कितना? λ1 × N1 माइनस
लैम्डा 2 इंटू n2। बात समझ में आया? विच टू बना, 10 टू डिके हो गया, तो बचा कितना? 20 माइनस 10, वही लिखा है मैंने, लैम्डा 1 इंटू n1 माइनस लैम्डा 2 इंटू n2। बात समझ में आया? दैट इज dn2 बाई dt लैम्डा 1 इंटू n1 माइनस लैम्डा 2 इंटू n2। फिर हम इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम n2 का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये प्रूफ मैं दिखाऊंगा नहीं, लंबा चौड़ा प्रूफ है, नहीं चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है, पता है ना? तो n2 का ये फंक्शन मिलेगा, n2 as a function of time, that is lambda 1 into n naught divided by lambda 1 minus lambda 2 e to the power of minus lambda 2 into t minus e to the power of minus lambda 1 into t. t is the time. बात समझ में आया? Is that clear? ठीक है। और ये ऑलरेडी NWT में ना एक बार ये डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व लंबा चौड़ा है, नहीं चाहिए इसलिए मैंने दिखाया नहीं तुमको, बट यू सॉल्व इट, यू गेट दिस एक्सप्रेशन। Is that clear? Now my question to all of you is that कि कौन से सिचुएशन में, कौन से टाइम में n2 का वैल्यू, n2 का क्वांटिटी मैक्सिमम होगा? What is n2? Come on यार, वो देखो ना, ऐसे क्यों देख रहे? a1 a2 a3, n2 is the quantity of a2, और n2 जो है वो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। तो n2 किसका फंक्शन बना? n2 टाइम का फंक्शन बना। एक वक्त तो होगा ना कि n2 का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। कब होगा n2 का वैल्यू मैक्सिमम? सिचुएशन क्या होगा? टाइम नहीं पूछ रहा, वो कंडीशन क्या होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ n2 विल बी मैक्सिमम। उसके बाद से n2 का वैल्यू जो है डिक्रीज करना चालू करेगा। वो सिचुएशन कौन सा सिचुएशन? जब तक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ a2 विल बी मोर देन द रेट ऑफ डिके ऑफ a2। जब तक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ a2 विल बी मोर देन द रेट ऑफ डिके ऑफ a2, राइट? तो a2 बन ज्यादा रहा होगा और डिके कम कर रहा होगा, सो इट विल हैपन टू दैट क्वांटिटी ऑफ n2 इंक्रीज, और व्हाट विल हैपन टू द रेट? ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। अभी भी क्या है? अभी भी रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिके से क्या है? ज्यादा है। अभी भी a2 का क्वांटिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बट जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, दैट इज दैट मोमेंट कि a2 का वैल्यू और चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? a1 का क्वांटिटी और डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन घट जाएगा और रेट ऑफ डिके बढ़ना चालू कर देगा। इन दैट केस a2 का जो कंसंट्रेशन है, a2 का जो क्वांटिटी है, वो क्या करेगा? डिक्रीज करना चालू करेगा। तो हमेशा याद रखना, द मोमेंट a2 अटेन्स रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, क्या बोला मैंने? जिस सिचुएशन में a2 रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अटेन करता है, उसी मोमेंट में a2 का जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी ऑफ n2 जो होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आया? लेकिन हमको यहाँ पर पूछा कि टाइम निकालना, ये तो मैंने तुमको कंडीशन बोला कि जब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होगा उस वक्त a2 का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा, दैट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल फॉर a2। अब हमको टाइम निकालना है कि कौन से टाइम में होगा, वो आसान है। मुझे n2 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, n2 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो पहला स्टेप क्या है? n2 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और टाइम का वैल्यू n2 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के साथ इक्वेट करो, इसको सॉल्व करो। जो टाइम का वैल्यू निकलेगा, दैट टाइम विल टेल यू वो टाइम जब n2 का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम। दो वैल्यूज है तो हमको डबल डिफरेंशिएट करके भी चेक करना पड़ता है। भगवान जाने तुमको याद है या नहीं, ये सब चीज़ें याद है या नहीं है? अगर dn2 बाई dt करता हो तो क्या होगा? लैम्डा 1 इंटू n नॉट, है ना? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? करेक्ट। और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करें तो हमको क्या मिलेगा? देखते हैं। दिस लैम्डा 1 अच्छा, सही लिखा है? सिंप्लीफाई करके इसको उधर लेके चले गए,
e to the power of माइनस लेमडा 2 को नीचे लेके आ गया, वो ऊपर गया तो प्लस हो गया, e to the power लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, और यहाँ पर क्या हो गया लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अभी दोनों तरफ हम ln ले लेते, ln, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा, स्क्रीन में आ रहा है क्या, देखो ये जो टाइम निकला ln लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, इस टाइम पे n2 का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। बात समझ में आया? दिस इज द टाइम व्हेन द वैल्यू ऑफ n2 इज मैक्सिमम। कोई डाउट? ठीक है, पॉज कर या कोई रिएक्शन आप करना, ठीक है। अच्छा, ये और एक सिचुएशन है साइमल्टेनियस डीके। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, क्या एक साथ होगा, सोच एक सैंपल अनस्टेबल है एंड से फॉर एग्जांपल वो दो प्रोसेस फॉलो कर सकता है डीके करने के लिए, आइदर इट मे फॉलो द अल्फा डीके प्रोसेस और इट मे फॉलो द बीटा डीके प्रोसेस। मतलब साइमल्टेनियसली दो अलग अलग रास्ते से वो डीके कर सकते हैं। एक्स में से कुछ न्यूक्लियाई अल्फा डीके कर रहे होंगे और एक्स में से कुछ न्यूक्लियाई बीटा डीके प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे। बात समझ में आया? अच्छा, तो अल्फा डीके प्रोसेस का डीके कांस्टेंट लैम्डा अल्फा दिया हुआ है एंड बीटा डीके प्रोसेस का डीके कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, लैम्डा बीटा। अभी मैंने तुमको पहले भी पढ़ाया था, फिर से याद दिला रहा हूँ। लैम्डा का फील क्या था, व्हाट वाज लैम्डा बेसिकली? लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एक सैंपल कितना उतावला है डीके होने के लिए। लैम्डा का वैल्यू अगर दो सैंपल है तुम्हारे पास, एक का लैम्डा ज़्यादा है एक का लैम्डा कम है, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा भाई ये ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये जल्दी जल्दी डीके करेगा। इच्छा उसको जल्दी डीके करने का, मतलब इसका एक न्यूक्लियाई ले लो, इसका एक न्यूक्लियाई ले लो, तो प्रोबेबिलिटी जो है डीके करने का पहले इसका होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसका डीके कांस्टेंट क्या है ज़्यादा, इसका डीके कांस्टेंट क्या है कम। तो लैम्डा को हम प्रोबेबिलिटी जैसा ट्रीट कर सकते हैं। What is lambda? Lambda can be imagined as the probability of the nuclei to follow the lambda alpha can be considered as the probability of the nuclei to follow the alpha decay process. Because एक nuclei है ना, क्या वो alpha decay करेगा या क्या वो beta decay करेगा, वो तो probability पे depend करता है ना, और वो probability will be directly proportional to what? To the decay constant of that process. कुछ भेजे में जा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक न्यूक्लियाई है, क्या वो अल्फा डीके करेगा या वो बीटा डीके करेगा, इसका तो कोई लिखित रूल नहीं है ना कि यही होगा बोल के। ऐसे सिचुएशंस में हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, है ना। कौन सा ज़्यादा प्रोबेबल है, अल्फा डीके ज़्यादा प्रोबेबल है या बीटा डीके ज़्यादा प्रोबेबल है? करेक्ट। तो वो प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? विद हेल्प ऑफ लैम्डा। लैम्डा अल्फा अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, उस न्यूक्लियाई का अल्फा डीके प्रोसेस करने का इच्छा क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो लैम्डा को तुम कैसे ट्रीट करोगे, प्रोबेबिलिटी जैसा ट्रीट करोगे। इज दैट क्लियर? मैं दिखाई दे रहा हूँ? ओके फाइन। तो अभी क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इफेक्टिव डीके कांस्टेंट। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट नहीं निकालते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक सैंपल है जिसके दो अलग अलग डीके कांस्टेंट है, तो उसका इफेक्टिव डीके कांस्टेंट क्या हो? हाँ, यस। मतलब प्रोबेबिलिटी का रूल क्या था, आइदर और होने से क्या होता था, एक्स कैन डिके आइदर बाय द अल्फा डिके प्रोसेस और बाय द बीटा डिके प्रोसेस। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, पहले वाले का प्रोबेबिलिटी अगर P1 है, दूसरे वाले का प्रोबेबिलिटी अगर P2 है, तो इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितना होगा, P1 प्लस P2। तो सेम लॉजिक, बात समझ में आया? फिर से एक्स वाला जो सैंपल है, इट कैन आइदर डिके बाय द अल्फा प्रोसेस और इट कैन डिके बाय द बीटा प्रोसेस, एंड आइदर और होने से हम प्लस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आया? तो यहाँ पर इफेक्टिव डीके कांस्टेंट लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी, लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। अगर 3 होगा तो लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा गामा फॉर एग्जांपल, 3 होगा तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द इफेक्टिव डीके कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, तो इस कंसेप्ट पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, तो देख के बता सकता हूँ। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैन डिके बाय 2 प्रोसेस। The half-life of the first process is T1 and the half-life for the second process is T2. Show the effective half-life T is given by। वो तो यहीं से आ जाएगा।
मुझे पता है कि लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और लैम्डा का वैल्यू कितना है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, है ना। तो यहाँ पर 0.693 डिवाइडेड बाई टी इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी 1 प्लस 0.693 डिवाइडेड बाई व्हाट T2। ये डायरेक्टली आ जाएगा 1 बाई टी इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। इस तरीके से हम उस सैंपल का जो ओवरऑल हाफ लाइफ होगा और इंडिविजुअल डिकेज का जो हाफ लाइफ है उनको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1 बाई टी इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। ठीक है, पक्का बॉक्स, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एट ए कांस्टेंट रेट आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फैक्ट्री जो है ए बनाता है और कांस्टेंट रेट में बताता है, आर क्या है कांस्टेंट, ठीक है। विच डिकेज विद द डिके कांस्टेंट लैम्डा टू फॉर्म ए स्टेबल सब्सटेंस बी। फैक्ट्री ए बनाता है और ए डिके करके बी बनता है। फैक्ट्री ए कांस्टेंट रेट में बनाता है और ए टू बी का जो डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा दिया हुआ, ठीक है। ओके, फाइंड ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी एज्यूमिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्ट्स एट टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 में ए बना नहीं था, ये 0 है, ये भी 0 है। टी टाइम के बाद ए कुछ बन गया होगा, ये हमने एन मान लिया और इसका एन डैश मान लिया अभी का। डू एग्री विद दिस? कम ऑन, ठीक है। अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ए एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम? आर रेट पूछा, आर टी तूने क्वांटिटी बताया, मैं रेट क्या होगा? हाँ, रेट तो आर दिया हुआ है, वही रेट है, लेकिन ये गलत है। मैंने रेट ऑफ एक्यूमुलेशन बोला है, रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोला है। ए कितना एक्यूमुलेट हुआ है, क्योंकि अगर 1 सेकंड में आर न्यूक्लियाई ऑफ ए बनता है तो उसी 1 सेकंड में लैम्डा एन न्यूक्लियाई ऑफ ए टूट के बी भी बनता है। नहीं आया समझ में? मतलब ये देखो, ए का जो डिके है वो कितना होगा, लैम्डा एन होगा या नहीं? एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो एट व्हाट रेट इज ए डिकेइंग टू बी? लैम्डा एन। इज दैट क्लियर? उसी मोमेंट में ए कितना बन रहा है, आर रेट से बन रहा है, करेक्ट? So can you tell me what is the expression for rate of accumulation of A? 1 सेकंड में बना कितना A? R, और गया कितना? लैम्डा एन। तो accumulate कितना हुआ? R माइनस लैम्डा एन। दिस इज द रेट। क्या हो गया अनुराग, समझ में आया? 1 सेकंड में A बना कितना? R बना। उसी 1 सेकंड में A कितना डिके हो गया? लैम्डा एन डिके हो गया। तो accumulate कितना हुआ? R minus lambda. This is the rate. कोई doubt? कोई doubt? Okay. Can I write rate of accumulation of A is nothing but dn by dt is equal to R minus lambda n. क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकते हैं? Rate of accumulation of A, n is the number of nuclei of A. So dn by dt is equal to R minus lambda n. किसी को कोई doubt? n क्या है? What is n, अनुराग? At this instant. उसका rate of change dn by dt is r minus lambda. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। उसके बाद तो हम निकाल ही सकते हैं n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे निकालेंगे? dn नीचे क्या आ जाएगा? r माइनस लैम्डा n, यहाँ पर dt, लिमिट्स पुट कर देते हैं। 0 टाइम में n का वैल्यू भी क्या था? 0 था, याद है ना? 0 टाइम में n का वैल्यू क्या था? 0 था। t टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए कितना होगा? n। सो इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई n कितना होगा? ln r माइनस लैम्डा n, नीचे एक माइनस लैम्डा बचा रहेगा और इसका लिमिट्स हम 0 से लेके n तक पुट करेंगे एंड दिस इज t। तो दिस इज ln r माइनस लैम्डा n, और n की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पर r आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा t। दिस इज e। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? दैट इज r माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। सो n का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर मैं r को कॉमन इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके आ गया,
सो 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, और n के साथ जो लैम्डा है उसको हम नीचे लेके आ गए, दैट इज r बाई लैम्डा। सिद्धित इधर समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो दिस इज n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए। सिद्धित बता नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी क्या होगा एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम? अगर मैं इसको Na बोलता हूँ, इसको अगर मैं Nb बोलता हूँ, तो Nb का वैल्यू कितना होगा? चलो Nb कितना होगा? Nb कितना बना होगा? चलो इधर सुनो, इधर सुनो, ये कब का कहानी है? टी टाइम के बाद का कहानी है। डू यू एग्री विद दिस? ध्यान से सुनो, कम ऑन, सीधे इधर इधर लिखो मत। टी टाइम के बाद का कहानी है, तो टी टाइम तक फैक्ट्री ए कितना बना चुका होगा? टी टाइम तक फैक्ट्री ने ए कितना बनाया होगा? फैक्ट्री तो प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया? एक्युमुलेशन का बात नहीं कर रहा, प्रोडक्शन बोलो। हाँ, R इंटू टी। बात समझ में आया कि टी टाइम तक फैक्ट्री ने कितना बना दिया था? R इंटू टी बना दिया था। डू यू एग्री विद दिस? तो टी टाइम तक ए इतना बन चुका था, लेकिन टी टाइम के बाद ए कितना बचा? इतना बचा है, बचा हुआ इतना है, बना था इतना। अरे बोलो ना यार, समझ में नहीं आया? फैक्ट्री ने 100 टू बनाया था, अभी बाकी है 25 टू, बाकी का कहाँ गया? प्रिंस, फैक्ट्री ने 100 टू बनाया था ए, बट मैं जब देख रहा हूँ कि 100 नहीं है यहाँ पर, 25 टू ही है ऐसे, बाकी 75 कहाँ गया? बी बन गया होगा, सिंपल। तो फैक्ट्री ने बनाया 100 टू, अभी है कितना? 25, दिस इज 25, दैट इज माइनस r बाय लैम्डा 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है, 100 टू बनाया था, 25 टू अवेलेबल है, बाकी 75 क्या हो गया? बी। बोलो समझ में आया नहीं है? इज दैट क्लियर? ओके, सो फाइनली तुमको यहाँ पूछा ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए। ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब e टू द पावर दिस क्वांटिटी इज मिनिमम? क्या हवा निकल गया सबका? मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला क्वांटिटी क्या होगा? ये वाला क्वांटिटी मिनिमम होगा। अरे भाई ये माइनस हो रहा है ना 1 से, ये क्वांटिटी जितना छोटा होगा ये क्वांटिटी उतना बड़ा होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 0, राइट? व्हेन टाइम टेंड्स टू व्हाट? इंफिनिटी। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? सो nmx का वैल्यू अगर ये 0 हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? r डिवाइडेड बाय लैम्डा व्हेन टाइम टेंड्स टू व्हाट? Infinity. So this is the maximum number of nuclei of A possible. This is solution of the second part of the question. अनुराग क्या हो गया? शॉक लग रहा है तेरे को? समझ में आया? पक्का? प्रिंस, सिद्धित, हीरो, समझ में आया तेरे को? तेरा नाम क्या है? नीलिम। इसका नाम क्या था? भूल गया मैं। पॉज कर। हाँ,